माफी चाहता हूँ, पंकज चौधरी। धन्यवाद सुदीप जी। मैं आप सभी बड़ों का और अपने मित्रों का को सादर प्रणाम कहता हूँ। सर्वेश्वर मुझे बहुत ही प्रिय है। नागार्जुन के बाद यदि किसी कवि का नाम लेना होगा तो मैं सर्वेश्वर का नाम लूंगा। वो मुझे बहुत ही छूते हैं, बहुत मुझे प्रभावित करने में बहुत ही समर्थ साबित होते हैं। 20वीं शताब्दी के कवियों में नागार्जुन के बाद जिस कवि ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है वह सर्वेश्वर देव सक्सेना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती अंचल से आने के कारण सर्वेश्वर की थोड़ी बहुत आंतरिकता भी हिंदी की नई और समकालीन कविता के लिए मानक आंतरिकता सिद्ध हुई है। मेरा ख्याल है कि नई कविता के सर्वेश्वर एक ऐसे कवि हैं जिन्हें समझने के लिए किसी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। भौतिक रूप से भी और संवेदना के स्तर पर भी वे गहरे प्रभावित करने में समर्थ हैं। 20वां शतक के वे एक ऐसे कवि हैं जो सबसे सरल, सहज और असाधारण है। सर्वेश्वर की समाज के तलछट, ग्रासरूट या अंतिम जन के प्रति प्रतिबद्धता, आबद्धता और संबद्धता महसूस की जा सकती है। वह उनके प्रति इतने बेचैन और व्याकुल दिखते हैं कि लगता है कि वे उनके लिए कुछ भी करने को आमादा है। अपने वक्तव्य में कहते भी हैं, मैं भौतिक रूप से भी और संवेदना के स्तर पर भी उनकी यातना झेलता हूं। अतः मेरी कविता उससे अलग नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निम्न मध्यवर्गीय साधारण परिवार में जन्मे सर्वेश्वर की शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद के सरकारी स्कूलों में हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बहुत दिनों तक स्कूल मास्टरी, क्लर्की और सवैतरी की। साधारण और निम्न मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष, संताप और यातना को बदस्तूर झेलने और जानने के कारण ही उनकी कविताएं इतनी प्रामाणिक और विश्वसनीय बन गई हैं। हर तरफ दरवाजे या तो बंद मिलते हैं या मृत पुतलियों की तरफ झूलते हैं। हर यात्रा शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। जिस चीज को भी छूता हूं वह अर्रा कर मेरे ही ऊपर गिर पड़ती है। सहारे की हर तलाश मुझे छोटा और कमजोर कर जाती है। सर्वेश्वर में निम्न मध्यवर्गीय समाज अपना कवि पाता है। उनकी कविताओं में वो अपना अक्ष साफ साफ देख पाता है। वो अपनी नियति और विडंबनाओं की वह बेहद अभिव्यक्ति पाता है। उसे पता चलता है कि वह इस दुनिया में इतना और कितना अभिशप्त है। साथ ही वह यह भी पाता है कि यह दुनिया इतनी सिमटी और तंग क्यों है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहूं तो उसके अंतःकरण का आयतन इतना संक्षिप्त क्यों है। लेकिन किसी भी पुतली में मुझे अपना अक्ष नहीं दिखता। हर संबंध की सीढ़ी से उतरने के बाद मैं और अकेला छूट जाता हूं। इस मृत नगर में यहां ऊंची ऊंची इमारतें आश्रय के लिए नहीं, आत्मभोग के लिए हैं। उन्हें पीठ पर लाद कर रेंगता हूं। समय एक विशाल पहिए सा लुढ़कता हुआ आता है और मुझे किसी ढाल पर कुचला हुआ छोड़कर आगे निकल जाता है। मैं जीवित हूं या मृत कुछ समझ नहीं आता। सर्वेश्वर निम्न मध्यवर्गीय समाज के संघर्ष और नियति का सबसे बड़ा चितेरा है। हिंदी का अधिकांश कवियों की पृष्ठभूमि निम्न मध्यवर्गीय रही है, लेकिन सर्वेश्वर जैसा विश्वसनीय चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। उनके यहां मुक्तिबोध के ज्ञान का आतंक और उहापोह भी नहीं है। यह बात अलग है कि मुक्तिबोध को जितने आलोचक मिले उतने सर्वेश्वर को नहीं मिलते। सर्वेश्वर की उपेक्षा का कारण जब डॉक्टर नामवर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि वह बहुत लड़ता था। सर्वेश्वर जैसे कवियों की साफ बोली, स्पष्टता और ईमानदारी कभी उनके लिए भारी पड़ती रही। सर्वेश्वर नहीं करता कि आत्मग्रस्तता से सर्वथा मुक्त कवि है। उनकी कविताएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि उनके हम में मैं अपने आप शामिल है। उनका जीवन संघर्ष कहीं से भी उन करोड़ों लोगों के जीवन संघर्ष से अलग नहीं रहा है
जिनकी सांसों को आराम नहीं है, जिनकी चिंताएं उनकी अपनी चिंताओं से अलग प्रकार की हैं, जिनके सपनों में उनके सपने शामिल नहीं हैं। सर्वेश्वर हम का संकोचन विशेष परिस्थितियों में ही करते हैं। सर्वेश्वर की कविताओं का संसार बहुत विशाल और अपरिमित है। उनके सरोकार वहां तक है जहां तक हिंदी कविता पहुंचने का साहस नहीं कर पाती। इसलिए उनकी कविताओं की व्याख्या समयानुकूल भी होनी चाहिए। सर्वेश्वर विख्यात समाजवादी नेता और उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के हक हकूक और स्वाभिमान की लड़ाई शुरू करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। लोहिया को याद करते हुए कहते हैं, जहां सब सिर झुकाते थे वहां की उसका सिर ऊंचा उठा रहता था। जिधर राह नहीं होती थी उधर ही वो पैर बढ़ाता था, फिर बन जाती थी एक पगडंडी। यह और कारण नहीं है कि उत्तर भारत में हमें आज जो पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण देखने को मिल रहा है, उसका आगाज करने वाली लोहिया ही थी। विशाल आबादी वाले पिछड़ों को कांग्रेस से अलग करने और राजनीतिक चेतना पैदा करने में लोहिया ने सर्वाधिक योगदान दिया। यह बात अलग है कि लोहिया के गैर कांग्रेसवाद ने पिछड़ों में राजनीतिक भूख जगाने में जितना योगदान नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा उसका सांप्रदायिकरण कर दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि पिछड़ी और दलित जातियों में अपना भला बुरा समझने की सीख और चेतना लोहिया नहीं पैदा की, या उसके आंदोलन ने ही पैदा की। उसने समाज को अमीरी गरीबी के साथ जाति के दृष्टिकोण से भी देखना शुरू किया और सत्ता संसाधनों में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की जाने लगी। हमें यह कहने का इनकार नहीं करना चाहिए कि आज उत्तर भारत समेत संपूर्ण देश में जाति के संघर्ष ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जो प्रवृत्ति आज सबसे ज्यादा समाज, राजनीति और संस्कृति में हावी है, या जिसके बिना कोई भी निर्णय संभव नहीं है, उससे नई कविता या समकालीन कविता एकाध अपवादों को छोड़कर लगभग अछूता है। जो देश हजारों जातियों में खंड खंड हुआ जा रहा हो और जिसकी क्रूरता का सबसे बड़ा कारण जाति हो, उसकी भनक भी हिंदी की नई कविता या समकालीन कविता में नहीं पड़ रही है। सर्वेश्वर न सिर्फ लोहिया को याद करते हैं, बल्कि उनके मूल और असली उद्देश्य की रक्षा भी करते हैं। नई कविता की तमाम सीमाओं के बावजूद वो अपनी कविताओं में पिछड़ी और दलित जातियों का बजावते नाम लेते हुए उनकी स्थितियों और परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। उनकी जिस कुआं नदी का बार बार जिक्र होता है, दरअसल वह सबाल्टर्न विमर्श की कविता है। कुआं नदी अपनी तमाम विशेषताओं के साथ साथ एक विशेषता यह भी लेकर आती है कि हिंदी कविता के लिए अछूत मानी जाने वाली जातियों अहीर, धोबी, खटिक, लोहार, बढ़ई, भर, मुसहर आदि जातियों की दारुण स्थितियों का न सिर्फ कुआं नदी में जिक्र हुआ है, बल्कि इन्हीं से कुआं नदी जैसी हिंदी की एक बड़ी कविता का निर्माण भी होता है। यह नागार्जुन की हरिजन गाथा, त्रिलोचन की नगई महारा और धूमिल की मुचीराम से सर्वथा भिन्न किस्म की कविता है। भारत के इतिहास की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि जिन जातियों ने सभ्यता के निर्माण में अपना सर्वस्व होम कर दिया, वही आज भी पीछे छूटती जा रही है। सर्वेश्वर की एक प्रसिद्ध कविता है पिछड़ा आदमी। अब सवाल यह पैदा होता है कि पिछड़ा कौन है? भारतीय संविधान की माने तो यह पिछड़ा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह चुके लोग हैं, जिसे सांकेतिक रूप से सर्वेश्वर अपनी कविता में कहते जाते हैं। इसे आप हमारा कुपाठ भी कह सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी कविता में जितने भी संकेत मिलते हैं, पिछड़ों की त्रासदी की ओर ही संकेत करते हैं। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा डूमता रहता था, जब सब निढाल हो जाते थे
वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। यहां यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्थितियां किस वर्ग या जातियों से सीधे सीधे कनेक्ट करती हैं। नहीं कविता की सीमा के बावजूद सर्वेश्वर अपनी कविताओं में संकेतों के जरिए वह सब कुछ कहने लगे थे जो आज दलित साहित्य और बहुजन साहित्य में जोर शोर से कहा जा रहा है। लोहिया के विचारों को साहित्य में लागू करने वाले सर्वेश्वर ही थे, इसलिए वे लोहियावादियों से कहीं अधिक लोहियावादी थे। सर्वेश्वर आने वाले समय को भाव चुके थे। उन्हें पता चल गया कि आज नहीं तो कल विस्फोट होगा। सर्वेश्वर की कविताओं में खूंटियों पर टंगे वही लोग हैं जो आज भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से न्याय की तलाश में है। सर्वेश्वर की कविताएं हवा में तीर नहीं चलाती, वह सामाजिक विषमताओं के विरोध के प्रबल और स्वाभिमान स्वर थे। हिंदी कविता की चौहत्ती को विस्तारित करने में नागार्जुन के बाद जिस कवि का नाम गर्व से लिया जाएगा वह सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर का अधिक लड़ना उन्हें ताकतवर बनाता था। वह जितना लड़ते उतना ही ताकतवर होकर उभरते। यही कारण है कि जिस साधारण और हाशिए के लोगों को लक्ष्य करके वो कविताएं लिखते हैं, उनमें शक्ति और दम भरने का काम भी वह खूब करते हैं। तुम भूल हो जिंदगी की सीलन से जन्म लो, हिम्मत बनो, आगे बढ़ो। एक बार रास्ता पहचान लेने पर तुम्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। सर्वेश्वर के कवि को अपनी ताकत का विश्वास है। वो प्रार्थना भी करता है तो याचक नहीं बल्कि शक्तिशाली बनकर, नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, दुर्गम पथ तेरे हों, थके चरण मेरे हों, यात्रा में साथी हो हर पर असफलताएं मुझ पर गिरती जाएं, मेरी ही सीमाएं सुखद दृश्य तेरे हों, हरे नयन मेरे हों, दुर्गम पथ तेरे हों, थके चरण मेरे हों। सर्वेश्वर की चारों प्रार्थनाएं मनोबल को और ऊंचा करती है। प्रार्थना वो अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए करते हैं जिनसे प्रार्थना करने की परंपरा है। मेरा ख्याल कविता के इतिहास में प्रार्थना के क्षेत्र में पहली बार किसी कवि ने याचक को दाता और दाता को याचक के रूप में पेश करने का काव्यात्मक साहस दिखाया है। सर्वेश्वर ने काव्य कौशल की अच्छी थोड़ी। सर्वेश्वर की कविताएं अनेकार्थी हैं, उनके कई पाठ हो सकते हैं। वह आंदोलनजीवी भी हैं और हिंदी फिल्मों में उनका खूब प्रयोग हुआ है। गुलजार सरीखे गीतकारों ने तो उनकी कविताओं को अपने नाम ही कर लिया। गुलजार ने अमीर खुसरो, मीर और गालिब के बाद जिस कवि को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सबसे ज्यादा अपनाया वह सर्वेश्वर ही है। देशज मुहावरों वाली जिस व्यंग्यात्मक भाषा और छंदों का बेहतरीन इस्तेमाल सर्वेश्वर अपनी कविताओं में करते हैं, वह उन्हें विशिष्ट बनाता है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो उन्हें दर्जीवी बनाते हैं। उनकी कविताओं का संसार और सरोकार नई कविता के दौर के किसी भी कवि से कहीं अधिक विस्तृत और विशाल है। प्रसिद्ध उपन्यासकार व्यंग्यकार मनोहर श्याम जोशी को टिप्पणी है, सर्वेश्वर हर लिहाज से अपने दौर का सबसे बड़ा कवि है, लेकिन उसको उचित मुकाम नहीं मिला। उनमें गहरी काव्यात्मकता और ठोस वैचारिकता थी एवं जिस तरह के छंदों के लिए रघुवीर साहब को जाना गया, उस तरह के छंदों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सर्वेश्वर ने अपनी कविताओं में किया। थैंक यू वेरी मच।